चलो सुनो, दो बड़े हम दो चैप्टर इसमें कंटिन्यू पढ़ने चाहिए। एक तो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा और एक इसके साथ में हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। थर्ड में अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रखा है और उसमें ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन दोनों एक ही वर्ड लेकर चलेंगे। जो हल्का सा फर्क है वो भी मैं क्लियर करता हूँ। मतलब ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन एक साथ ही वर्ड काम में लेना है अपन को। और इसके बाद जो पढ़ेंगे वो अपन क्या पढ़ेंगे इसमें, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब एक बार इसको आप समझना एक बार, और देखो एक सिंपल सा मैं एक बार पिक्चर से क्लियर करूं एक बार। अगर मान लो आपको ये कहा जाता है कि सर आप डाटा का कलेक्शन करके लाओ, जो मैंने पहले दिन भी स्टैटिस्टिक्स में सिखाया था आपको, और एक कोड कहा था COPAI, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। एक बात है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये मेथड और उसके डिसीजन है। जैसे सेंटर टेंडेंसी क्या है, एनालिसिस है डाटा का, उसके ऊपर क्या ले लिया, फिर इंटरप्रिटेशन ले लिया अपन ने। लेकिन सबसे पहले डाटा का कलेक्शन करके लाओ। और मैंने कहा था पहले दिन आपको जब स्टडी स्टार्ट की थी, मैंने आप सबको कहा कि कोई ना कोई रिसर्च करके आओ। जैसे अभी जो अपन ने कहा कि आप इंटरव्यू कंडक्ट करके आओ या कहीं से कोई डाटा कलेक्ट कर ले आओ, चाहे प्राइमरी सोर्स लाओ सेकेंडरी सोर्स, आप डाटा लेकर आए। वो डाटा लाके क्या बताओ टेबल पे ऐसे कैसे रख दोगे, क्या वो यूज कर पाओगे क्या, आगे नहीं। उस डाटा के ऊपर को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। और वो भी किसके अकॉर्डिंग, पहले ये देखो क्या सर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डाटा का क्या करेंगे, इसको ऑर्गेनाइजेशन करेंगे और उसका फिर क्या कर देंगे, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कर देंगे। आज आप एक बार ये चेक करना कि मैं ये चाह रहा था कि राजस्थान के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूस कार कितनी फर्म प्रोड्यूस करती है। और मैंने आप सबको भेजा रिसर्च करने के लिए कि आप जाओ और ये पता करके आओ। अब आप डाटा का कलेक्शन करने जाओगे, कहीं से डाटा इतनी फाइल भर के लिए आप, और आपने कहा लो सर देखो ये पकड़ो। मैंने कहा राजस्थान में कितनी है, हरियाणा में कितनी है, यूपी में कितनी है। आपने रुको सर ये नहीं पता है, आप डाटा इसमें सब कुछ लिखा हुआ है और अभी ये तो डाटा का कलेक्शन हुआ ना, क्या बताओ ये मेरे लिए यूजफुल है क्या। और आप सोचो मैं इतना बड़ा रिसर्च कर रहे हैं तो इतने डाटा दुनिया भर से आ जाएंगे तो मेरे लिए यूज का है क्या, नहीं। आपको उसका क्या करना चाहिए था, ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जैसा मेरा ऑब्जेक्टिव था उसके हिसाब से थोड़ा उसको जमाते तो सही, उसको थोड़ा सा क्या कर लेते, जमा तो लेते। प्रेजेंटेशन की पूरी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट उसको ऑर्गेनाइज तो करते आप। आपको मैं ये कहता हूं कि जाओ एक बार आप 11 से लेकर और M.Com तक की कॉमर्स की बुक लाओ। आप जैसे इन फ्यूचर इसी लाइन में हो तो आपको मैं 11th वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा, 12th को पढ़ाऊंगा, फर्स्ट ईयर सेकंड फाइनल को पढ़ाऊंगा। आप सब बुक एक दिन गए और एक दिन से बुक उठा के लाए, वो डाटा का कलेक्शन था। अब बताओ आपको ये पता होना चाहिए कि 11th की कौन सी है, और 11th में भी फिर आपको अकाउंट्स की अलग, BST की अलग, और भी जो मैथ वगैरह की वो अलग। ऐसे आपको 12th ये सब एक बार ऑर्गेनाइजेशन तो करना चाहिए ना। प्रेजेंटेशन तो बाद में करेंगे, उसको जमाएंगे आराम से, लेकिन अभी ऑर्गेनाइज तो करना चाहिए। आपको बताना चाहिए सारी 11th की है सर, ये सारी 12th की, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल की है, तो आप डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो। आपको ये था 11th 12th, ये आपका ऑब्जेक्टिव था क्या 11th को अलग करना चाहते थे, 12th को अलग करना चाहते थे। मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं ज्योग्राफिकल मैं कुछ डाटा का कलेक्शन करना चाहता हूं। मैं आपको कहता हूं कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये 3 स्टेट आपके पास, यहां जाके पता लगाओ कि इन स्टेट में प्रोड्यूस जो कार्य करती है कोई फर्म वो कितनी है, और स्टेट ये पता भी लगाती है अपने अपने स्टेट के बारे में, क्या वहां कितना है वहां कितना है। और देखो कोई डाटा आप कलेक्ट करके लाए, इतनी फाइलें, फिर आपने इतनी फाइलों में से राजस्थान अलग कर लिया, यूपी अलग कर लिया, हरियाणा अलग कर लिया, और फिर आपने जमा की थी मुझे कि सर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 50, 40 और 75। मैं कहता हूं अच्छा यूपी में सबसे ज्यादा है, राजस्थान में सब ठीक है और हरियाणा में सबसे कम है। कितना टाइम लगा, कुछ सेकंड, और हमने पता लगा लिया कि हाँ सर। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश मतलब पैलेस के आधार पर ज्योग्राफी का। दूसरी को चेक करो एक बार। मैंने कहा सर ये पता लगा क्या हो कि राजस्थान में फर्म है, कोई बात नहीं। 2018 में कितने का माल बेचा था, 2018 में कितने की सेल्स की थी, 2019 में कितनी की थी, 2020 में कितनी की थी। ये राजस्थान का डाटा चाहता हूं ना मैं, लेकिन क्या चाहता हूं, टाइम के अकॉर्डिंग। क्या चाहता हूं, टाइम के अकॉर्डिंग। अब आप मेरे को डाटा इस तरह से ऑर्गेनाइज करके दिया, कैसे 18 में इतना, 19 में इतना, 20 में इतना। अब मैं बताओ 19 में पता लगा सकता हूं ना 60 लाख। हाँ मैं आपको ये भी कह सकता था कि मुझे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कितनी फर्म है और वो कितना कितना माल बेचती है। तो आपको इन दोनों डाटा को मिलाना चाहिए था। आपको क्या करना चाहिए था, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 2018, 2019, 2020
और फिर आपको बताना चाहिए था कि नंबर ऑफ फर्म 50 है, लेकिन 18 में इतनी सेल्स करी मिलकर, 19 में फर्म इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी, तो आप डाटा को दोनों को मिक्सअप भी कर सकते थे। और बताओ, एक बार मैं इसको लेके चल सकता हूं आपके साथ साथ। तो सर वर्ड आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि डाटा का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करने वाले हो। क्या लिखा? डाटा ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ कैटेगराइज एंड क्लासिफाई डाटा टू मेक इट मोर यूजेबल। आप अगर ये चाहते हो सर कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन करना है, तो इसके लिए एक प्रैक्टिस है कि आप उसको कैटेगराइज वाइज ऐसा क्लासिफिकेशन कर दीजिए कि उसको आगे उसको यूज में लिया जा सके। मैं आपको पहले देखा था, जो ये डाटा, ये जो आपके रोज सुबह सुबह आप देखते हो ना, लो लक्कड़ वाले आते हैं, ये डाटा का कलेक्शन करते हैं, लेकिन फिर उसका क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। वो अलग अलग करते हैं उनको, कि अखबार इतने हैं मेरे पास और लोहा इतना है मेरे पास, क्योंकि आगे जाके उसको यूज करना है ना, जहां उसको सेल करेगा वहां से भी तो लेकर आएगा पैसा। तो कहता है सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच ए फॉर्म दैट कंपैरिजन टू मास ऑफ ए सिमिलर डाटा मे बी फैसिलिटेट एंड फर्दर एनालिसिस मे बी पॉसिबल। आज मैंने कहा कि सर मेरे लैपटॉप के अंदर 11th के भी नोट्स है, बीकॉम के भी नोट्स है, नेट के भी नोट्स है, और नेट में मेरे पास स्टडीज के नोट्स अलग है, उसके नोट्स अलग है, और उसमें भी मान लो हिंदी मीडियम का अलग है, इंग्लिश मीडियम का अलग है। मैंने सारा डाटा जब बनाने लगा था, तो हो सकता है मैं कुछ चीजें टाइप कर रहा था, कुछ चीजें डाउनलोड कर रहा था। जब मैंने डाउनलोड की फाइल तैयार हो गई, वो क्या मैं आज यूज ले सकता था? क्या नहीं ले सकता था। मैंने फिर उसमें क्या किया, मेरे को लगा कि सर स्टडीज का ऐसा एमसीक्यू पैटर्न पे अपन को नोट्स बनाने हैं, तो मैंने क्या किया स्टडीज का, और जब मैं बना रहा था शुरू में, तो मैंने फुल फाइल, मतलब उसमें फालतू की चीजें भी जो मेरे को लगा बाद में हटानी, लेकिन बाद में उसको क्या किया, थोड़ा हटाना स्टार्ट किया, सही करना स्टार्ट किया, फिर मेरे को फुल एंड फाइनल लगा ये से। अब उसमें मैंने स्टडीज का एमसीक्यू, अकाउंट्स का एमसीक्यू, पूरा फोल्डर किया, ऊपर ऊपर सबसे पहले मेरे नाम से नोट्स, उसको जैसे ओपन किया 11th 12th बीकॉम एमकॉम और नेट, फिर नेट को ओपन किया, तो नेट में फिर आपके पास अकाउंट्स, आपके पास मेरा एफएम, ये सारी चीजें। अब मान लो आज मैं उस डाटा को यूज करना चाहता हूं, या मैं अभी आपको मेरा लैपटॉप देता हूं, या मैं भी फोन करता हूं मेरे घर पर, और मैं कहता हूं कि स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर ये जो 3rd है, इसको मेरे को मेल कर दो, तो फटाफट क्या करेंगे, लैपटॉप ओपन किया, डेस्कटॉप ओपन किया, उसका नेट फोल्डर खोला, स्टडीज खोला, स्टडी में चैप्टर नंबर 3rd है, वो मुझे सेंड कर देंगे ना। कब? जब मैंने उसको क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशन किया था। मैं ऐसे कहता डाउनलोड में पड़ी एक फाइल, तो वो ढूंढने में शाम हो जाए, लेकिन मेरे को फाइल नहीं मिले, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मस्ट है। क्या कहता है, सुन आगे। Similarly to be file folder where we keep important documents, you will need to arrange your data in the most logical and orderly fashion, so you and anyone else who access it can easily find what they are looking for। आज आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में सब कुछ ऐसे फोल्डर बने हुए हैं, जहां आप खुद असेस कर सकते हो, या आप चाहते हो कि मैं किसी को बताऊं तो आप इजीली उसको बता भी सकते हो। सर क्यों कहा कि सर गुड डाटा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेटेजी आर मोर इंपोर्टेंट बिकॉज योर डाटा कंटेन द की ऑफ द मैनेजिंग योर कंपनीज मोस्ट वैल्यूएबल असेट्स। डाटा तो बहुत वैल्यूएबल असेट्स है भाई आपके पास, अगर वो ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो आप उसको फर्दर यूज आराम से ले पाओगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। क्लासिफिकेशन सेम लगभग वैसा ही है। इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू द होमोजीनियस। अब मैं ऑर्गेनाइज तो कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, सिमिलरिटी के आधार पर उसका क्या कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। सर सिमिलरिटी ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विशेषताएं समान सी होती है। रो डाटा कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड एंड इज नॉट फिट टू फर्दर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। These arrangement of the data help user to comparison and analysis. For example, the population of the town can be grouped according to sex, age, आपका स्टेटस वगैरह, ये कितने लोग हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, कितनी एज के है, शादीशुदा कितने हैं, ये सब कुछ मेरे को पता लगाना पड़ता है। तो आप इसको क्या करते हो, फर्दर क्लासिफिकेशन कर देते हो। Classifying data, the method of arranging data into homogeneous class according to same common features present in the data is called classification। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा है। ऑब्जेक्टिव ठीक है, एक बार रीड कर लेने चाहिए, बाकी इतना कोई ज्यादा मैं ये नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टू कंसोलिडेट द वॉल्यूम ऑफ डाटा इन सच ए वे दैट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस कैन बी क्विकली अंडरस्टैंड, फिगर कैन बी consequently be ordered in a few sections holding common traits, to aid comparison, to point out the important characteristics of the data at place, to give importance to the prominent data collected while separating the optional element, to allow a statistical method to material gathering। तो बहुत सिंपल सा है। जब तक आप डाटा को अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन नहीं करोगे, आप उसको यूज में नहीं ले पाओगे। आपको लगेगा सर
सिमिलरिटीज है, जैसे मैंने कहा मैंने सॉन्ग डाउनलोड की, अब सॉन्ग तो सॉन्ग ही है ना, बस सिमिलर है। अब सॉन्ग में मेरे को आज सॉन्ग को डाउनलोड कर लिए और अब मेरे को लग रहा है कि जैसे कोई फंक्शन है मान लो अपने, और आपके पास तो भजन चलाने हैं, भजन वाले गाने, अब कैसे करोगे उसमें भजन वाले गाने? तो आपको पहले उसमें अलग कर लेना चाहिए था भाई, हाँ ठीक है ये इस तरह का म्यूजिक है, ये इस तरह का म्यूजिक है, सिंगर के बारे में बात कर लो। आपको चाहता था कि सर मेरे को तो किशोर कुमार का गाना सुनना है, तो फोल्डर अलग बनाना चाहिए थे आपको, तो वो आपका क्लासिफिकेशन होता है। जो ज्योग्राफिकल भी आप कर सकते हो, समय के आधार, सॉरी जगह के स्थान पे, जिसको स्पेक्ट्रल वर्ड बोलेंगे। क्रोनोलॉजिकल मतलब समय के आधार पर टाइम याद रखना। क्वालिटेटिव ए सिंपल क्लासिफिक, हाँ ये अच्छा है, एग्जाम में आने लायक है, सुनना। ये दो कर लोगे ना? क्या कहता है सुनना? क्वालिटेटिव ए सिंपल क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू, मतलब एक जो कहते हैं ना जिसमें सर एक समानता सी आती है। अब मैं आपको ये कहूं, देखो सुनना, मैंने एक डाटा को इस तरह से फोल्ड किया कि एक टाउन में मैंने मेल अलग कर दिया और फीमेल अलग कर दिया। ये क्या हुआ? एक सिंपल क्लासिफिकेशन। क्या हुआ? एक सिंपल क्लासिफिकेशन, बस मेल और फीमेल। वर्कर को मैंने कहा सर मेल वर्कर और फीमेल वर्कर, बस इतना ही किया। लेकिन अगर आप मेन फोल्ड मतलब आगे से आगे स्कोर करना चाहते हो तो आप ये भी तो कर सकते थे कि जो मेल वर्कर है उसमें स्किल्ड कितने हैं, अनस्किल्ड कितने हैं। जैसे जो आपके पास मेल, उसमें ये भी कर सकते थे एजुकेटेड कितने हैं और अनएजुकेटेड कितने हैं। जैसे अभी अपन अपनी बात करें तो मैं आपको ये कह सकता हूँ मेल और फीमेल में अलग, फिर मेल में भी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, ये भी अपन आगे से उसके आगे। तो एक होता है सिंपल और एक होता है अपने पास मेन फोल्ड या मल्टीपल। जैसे अपने कहा वेन क्लासिफिकेशन डाटा इन्वॉल्व मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक, जहां एक से ज्यादा विशेषताएं ली जाती है, यहाँ पे एक विशेषता या एक से ज्यादा विशेषता। देयर मे बी मोर देन टू क्लासेस, टू इलिटरेट फैक्ट्री वर्कर may be classified skilled and unskilled, there may be further classification literate और illiterate, मतलब आगे से आगे वो एक चेन बनती जाएगी। अगर एक चेन के केवल दो ही टुकड़े हैं तो सिंपल, और फिर उनके आगे दो 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 आप करते रहते हो तो आपका आगे से आगे आपके उसमें क्वालिटेटिव वाइज चलेगा। जो क्या कहता है क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकली क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ द फैक्ट्स। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटी की बात करें, आर ऑल्सो कॉल्ड क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल्स, या स्टैटिस्टिक्स की भाषा में उसको क्या बोला अपने? वेरिएबल्स। आगे सुना, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो भी हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो एक सोचो, जैसे मैं आपको क्वालिटी, हाँ ठीक है, क्वांटिटी में तो अपने सीधा सीधा बोल दिया कि जो न्यूमेरिकली होगा और जो वेरिएबल्स में होगा। लेकिन अगर बात आती है क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव में अपन ये तो नहीं कह सकते ना कि न्यूमेरिकली, वहां पे तो अपन ये बात की थी कि किसी की ईमानदारी, किसी की अपन कहे के साथ सुंदरता, यहाँ पे अपने कहा सर ब्यूटी है या हॉनेस्टी है आपके पास। लेकिन क्या ये वेरिएबल्स होंगे? क्या ये वेरिएबल्स नहीं कहलाएंगे, यहाँ पे क्या कहलाएंगे? ये एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एट्रीब्यूट्स। तो ध्यान रखना, क्वांटिटी में बढ़ा है तो वेरिएबल को पकड़ना है, और क्वालिटेटिव में बढ़ा है तो किसको पकड़ना है? अपन को एट्रीब्यूट्स। ये दोनों चीजें बहुत ध्यान रखना है भाई। वेरिएबल्स दो तरह के होंगे, एक तो आपके पास डिस्क्रीट होगा और एक आपके पास क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं, इसमें तो कोई खास बात है नहीं, आप पढ़ लोगे आराम से, ठीक है। ये तो लेना मेरे को छोड़ना मत भाई किसी को भी ना। सर कंटिन्यूअस में और डिस्क्रीट में अपने कहा था सर वेरिएबल्स विच बी केपेबल टू टेकिंग ओनली एग्जैक्ट वैल्यू एंड नॉट एनी फ्रैक्शंस। अपन ने कल परसों भी बात की थी जब अपन बात कर रहे थे डाटा के अंदर शुरू में। तो आप डाटा को क्या ऐसे कह सकते हो कि अगर 2.5 स्टूडेंट, ये नहीं बोल सकते थे आप। डिस्क्रीट डाटा का मतलब क्या था? एग्जैक्ट वैल्यू। या तो मैं 2 बच्चे बोलूंगा या 3 बच्चे बोलूंगा, या मैं आपको कहूंगा सर आपका वेट कितना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि या तो 75 के बाद 76 ही बोलना, ऐसा नहीं कह सकते थे सर आप 75 के बाद क्या 75 पॉइंट समथिंग हो सकता था, क्या हो सकता था, लेकिन वो किसमें आएगा? फिर कंटिन्यूअस के अंदर, ठीक है। इसमें यही दोनों में फर्क डाला है मैंने, थोड़ा सा जरूर चेक करोगे भाई। डिस्क्रीट डाटा, यहां से मैंने आपको टाइप्स ऑफ सीरीज पढ़ाना स्टार्ट किया था। डिस्क्रीट डाटा में मैंने कहा था आपको कि आपके पास डिस्क्रीट डाटा वेरिएबल, दोज वेरिएबल दैट आर इंक्रीज इन जंप ऑफ ए कंप्लीट नंबर, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, या तो 1 हो सकता है या 4 हो सकता है 8, मतलब डायरेक्ट जंप करेगा वो 1.2 या 5.6 नहीं हो सकता है। लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएबल दैट एज्यूम ए रेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज नॉट इन जंप but continuously in of a fractions are called continuous variable. For example height of a student, जब वो 5.1 से स्टार्ट होगी तो जरूर नहीं फिर वो जंपिंग डायरेक्ट आएगी,
उसको कहोगे सर एज्यूम रेंज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज नॉट इन जंप, वो जंप नहीं करेगा भाई, वो 5.1 है, 5.2 भी होगा, 5.3 भी होगा, 5.4 भी होगा। रो डाटा अपने वो सिंपल सा कह दिया, जो अपने पास अनऑर्गेनाइज होगा वो रो डाटा समझ जाओगे इसको। तो टाइप ऑफ स्टैटिकल सीरीज मैंने कह दिया, शुरू में पढ़ाना या स्टार्ट किया था मैंने। इंडिविजुअल सीरीज होती है जिसको विदाउट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी सीरीज जिसको क्या बोलते हैं, विद फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट डाटा फ्रीक्वेंसी एरे नाम से होता है, कंटीन्यूअस डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप सीरीज के नाम से होता है। एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, मिड वैल्यू, लेस देन, मोर देन, ओपन एंडेड सीरीज, ये सब मैंने आपको बता दिए थे। और उस टाइम ये शायद क्वेश्चन भी कर लिए थे अपने, या नहीं किए थे? नहीं किए थे? कर लेंगे फटाफट। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बाय एट्रीब्यूट्स, गुणों के आधार पर। क्वालिटेटिव of the data refer to the arrangement of figure in such a form that comparison of these mass of a similar data may be facilitated, further analysis may be possible। ये ऑर्गेनाइज था, कलेक्शन था, क्या इंटरप्रिटेशन था, क्या एनालिसिस था? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन द ग्रुप ऑफ क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस या कलेक्शन। क्लासिफिकेशन डाटा बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल, जो आपके ज्योग्राफी मतलब कोई जगह के स्थान, जगह के इस हिसाब से वो क्या कहलाएगा आपका? सी। 5 क्रोनोलॉजिकल, जो टाइम के आधार पे होगा, ये तो पकड़ लोगे टाइम। 5 में ए। 6 एक कैरेक्टर या फेनोमेन जो कहते हैं विच इज केपेबल टू बीइंग मेजर टू एंड चेंज द वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड। अच्छा ये अलग था थोड़ा सा ना, ये इसमें फेनोमेनल, capable to being measured and changed its value over time is called। तो सैंपल वैसे भी नहीं आएगा और वेक्टर्स तो कोई वर्ड भी नहीं हमारे यहाँ पे, नन आएगा नहीं, वेरिएबल ही आएगा, इसका वेरिएबल ही बनेगा। करो एक बार 7 और करो। विच वेरिएबल इंक्रीज इन जंप, बताओ फटाफट। इनकम्प्लीट नंबर, डिस्क्रीट डाटा, बिल्कुल ठीक है। सीरीज ऑफ स्टैटिक डाटा विथ वन वेरिएबल ओनली इज कॉल्ड, जिसमें एक ही वेरिएबल हो, इंडिविजुअल सीरीज। द नंबर ऑफ टाइम्स ए आइटम कॉमन टाइप वापस अकर होगी, उसको क्या बोलते हैं अपन? फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूअस वेरिएबल इंक्रीज इन जंप, एज्यूम ए रेंज ऑफ वेरिएबल बोथ के नन। कंटिन्यूअस, एज्यूम ए रेंज, बहुत मत कर देना, एज्यूम ए, ठीक है। तो वो आंसर कौन सा था? वेक्टर वाला 6 था ना, 6 का डी, 6 का डी, ठीक है, 6 का डी है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसको सिंपल सा एक लास्ट चैप्टर आपका जो थ्योरी के ऊपर बेस है आपके पास, प्रेजेंटेशन, जहां पे आप प्रेजेंट करने जा रहे हो। अब सोचो, अभी ये बुक है आपके पास, जो भी रिसर्च करके लाया वो डाटा का कलेक्शन करके लाया था, उसके बाद डाटा को उसने क्या कर दिया? ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। ऑर्गेनाइज मतलब डाटा को जमा दिया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसा कर दिया। अब मैं करूं उसका प्रेजेंटेशन भी तो करना था आपको। अब मान लो ये पहला पेज खोला आपने, तो इसने क्या बताया आपको? ये प्रेजेंट किया कि सेक्शन ए में ये टॉपिक है, सेक्शन 2 में, मतलब एक कंटेंट टाइप है जिसको अपन बोलते हैं कि सिलेबस इन्होंने टाइप किया। जैसे अपन ने सेकंड खोला, इन्होंने क्या बनाया? कंटेंट। क्या कहा इन्होंने? यहां से लेकर यहां तक, ये चैप्टर नंबर 1 चलेगा, यहां से लेकर यहां तक चलेगा। फिर आपने थोड़ा और पेज खोले, ये टेक्स्ट की फॉर्म में ना, किस फॉर्म में? टेक्स्ट की फॉर्म में। यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा आपको इस चीजों को, लेकिन ये किसकी फॉर्म में? पिक्चर की फॉर्म में। यहाँ पे क्या कहते हैं? प्रेजेंट किया कि बच्चों को ये ज्यादा समझ में आए कि पोजीशन एवरेज क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और ये किसकी फॉर्म में? टेक्स्ट की फॉर्म में। आपने और पेज खोले, ये कुछ टेबल बनी हुई आ गई, क्या आ गई? थोड़ी टेबल। अब ये डाटा टेबल में अच्छा लग रहा है ना, अगर मैं इसको लिख के देता कि 0 से 10 साल वाले इतने इतने बच्चे, 11 से इतने, तो आपको पहले तो इसको टेबल को जमाने में टाइम लग जाता। टेबल बनी बनाई लगी तो आपको लगा हाँ सही है। कोई भी चीज है, ये फिर टेक्स्ट की फॉर्म में आया, आपने बोला ये फिर टेबल बनी गई। ये सब डाटा का क्या होता है? प्रेजेंटेशन। ये डाटा का क्या होता है? प्रेजेंटेशन। सर यहाँ पे सुनना, सर द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ द डाटा, मतलब प्रदर्शनी करना, एग्जीबिशन ऑफ डाटा इन सच क्लियर एंड ऑल्टरनेटिव। इसको क्लियर करो है ना, CLE, क्या डियर क्या लिखा हो गया? क्लियर करो, CLEAR, क्लियर, साफ सुथरा होना चाहिए। एंड अल्टरनेटिव, जो दिखने में थोड़ा सा अच्छा हो। मैनर दैट दीज आर इजीली अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड,
जो आप क्लियर होना चाहिए, जिसको आप फिर आप उसको एनालिसिस भी कर पाओ। तो बोला सर परसेंटेज ऑफ डाटा आर नोन एज, जो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है ना, टेक्स्ट फॉर्म में मतलब लिखा हुआ जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव परसेंटेज, जहां विवरणात्मक होता है। और आज आप जो बुक पढ़ते हो मोस्टली वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, आप रीड तो करते हो बुक को पूरी। सर मैं टेबल में भी तो प्रेजेंट कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं कुछ डायग्राम भी बना सकता हूं। जैसे मैं अगर अभी आपको एक डायग्राम ये बना के दूं ऐसा, ऐसा, और ये कर दिया, ये कर दिया, यहां मैंने 50% सॉरी मैं ऐसे इसके बराबर के दो पार्ट कर दूं, तो आप कहोगे सब 50% डाटा आपका है, 50% डाटा आपका ये है। मैं इसको 4 पार्ट में कर दूं तो आप 25-25-25 बता पाओगे। मैं ऐसा करके एक तो ये कर दूं और एक ये कर दूं, और यहाँ पे मैंने कहा सब वीट का प्रोडक्शन तो ये हुआ इस बार, राइस का प्रोडक्शन ये हुआ है, और कुछ पल्सेस का प्रोडक्शन ये हुआ है। और मैं कहा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका हुआ, आप बता सकते हो किसका, वीट का, फटाफट। और मैं वो लिख के देता टेक्स्ट की फॉर्म में कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो आपको लगता है क्या लिखा हुआ है, ये ज्यादा अच्छा लगा। मैंने ये प्रेजेंटेशन किया, यहां लिखे मैंने 1999, यहां पे लिखा 2000, यहां लिखा 2001, सो ऑन। मैंने यहां पे लिखा 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg, 200 kg, 50 किलो। यहाँ पे 2000 में मान लो 100 kg, यहाँ पे 2001 में मान लीजिए बहुत कम। और अब कितना बताओ किस साल में प्रोडक्शन सबसे कम हुआ, तब बता सकोगे सर 2001 में सबसे कम हुआ था आपको, और सबसे ज्यादा किसमें हुआ, आप इसमें। आप ये भी कर सकते थे, मैं इसी के दो पार्ट कर सकता था ऐसा। मैंने कहा सर इसमें एक कलर तो कर देते हैं अपन ग्रीन टाइप का, और एक कलर कर देते हैं इसमें येलो टाइप का, और फिर मैं यहाँ पे अलग से प्रेजेंट कर देता हूँ कि जो येलो में है ना वो वीट के बारे में बात हुई है, और जो ग्रीन है वो किसके बारे में बात हुई है, राइस के बारे में बात हुई। तो अब आप अगर मैं येलो ये कर देता हूँ तो आप कहते हो कि सर आपका इस ईयर में येलो, ये आपका वीट का प्रोडक्शन क्या हुआ था, थोड़ा सा ज्यादा हुआ। क्या कर रहे हो आप, डायग्राम बनाकर समझा रहे हो, तो टेक्स्ट में समझ लो, डायग्राम में समझ लो, या आप चाहो तो टेबल में समझ सकते हो। ठीक है, चलो सुनना आराम से। ऐसी से आपकी इच्छा हो, हमारे तो सब तरफ से चलता है। चलो सुनो फटाफट मैं इसको पूरा करूं थोड़ा सा। सर टेक्स्ट की फॉर्म में टेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मींस प्रेजेंटेशन डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। सिंपल सा हो जाएगा, अगर ऐसा आ जाता है तो टेक्स्ट को टिक करना। टेबुलर फॉर्म के अंदर आ जाए तो सर टेबल में कुछ रो होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या टेम्पोरल, या अपन स्पेटल समय के आधार पर, या जगह के स्तर पे, या क्वालिटी के आधार पर, या क्वांटिटी के आधार पर अपन डाटा को जमा सकते हैं। देखो इसको थोड़ा बस ये ध्यान रखना, टाइम का इन्होंने वर्ड क्या काम लिया है, टेम्पोरल। स्पेटल मतलब लोकेशन या ज्योग्राफिकल, तो ये थोड़ा वर्ड ध्यान रखना भाई। ऐसा कोई आपके पास आने वाला नहीं है कि रोल कॉलम क्या होते हैं वगैरह वगैरह, इनको तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाना। डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम में अब थोड़ा सा एक बार ये देखना, जैसे मैंने लिखा है, मैं पहले क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, ज्योमेट्रिक डायग्राम, और दूसरा क्या बनाने अपन, अर्थमेटिकल लाइन डायग्राम। सर जब ज्योमेट्रिक डायग्राम पढ़ोगे ना, डायग्राम विच टेक्स शेप्स लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, क्यूब्स, स्क्वायर एटसेट्रा। फ्रीक्वेंसी डायग्राम होगा, अर्थमेटिकल लाइन डायग्राम, मतलब कितने तरह से डायग्राम पढ़ेंगे अपन, पहले एक तो ज्योमेट्रिक, एक क्या पढ़ेंगे अपन फ्रीक्वेंसी डायग्राम, और एक क्या पढ़ेंगे अपन अर्थमेटिक लाइन। सर ज्योमेट्रिक डायग्राम के अंदर एक तो होता है बार डायग्राम, एक क्या होता है पाई डायग्राम। सर बार डायग्राम, और यह एक क्वेश्चन के साथ आता है, जैसे ये दे देंगे आपको कि मल्टीपल बार डायग्राम किसका पार्ट है, ऑप्शन देंगे आपको ये वाले कि ज्योमेट्रिक का है, अर्थमेटिक का है, कि फ्रीक्वेंसी का है। आपको ये पकड़ना पड़ेगा, जैसे किसके अंदर क्या आ रहा है, बस ये ध्यान रखना। सर ज्योमेट्रिक डायग्राम के अंदर बार डायग्राम आ रहा है, पाई डायग्राम आ रहा है। बार के अंदर सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और डिफरेंशियल बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, या डेविएशन बार डायग्राम। सबकी पिक्चर बना रखी है मैं नीचे, पिक्चर से ही समझ में आएगा। पहले ये पढ़ लो किसके अंदर आ रहा है, ज्योमेट्रिक के अंदर, और वो भी कौन सा है, बार डायग्राम। इसी ज्योमेट्रिक में क्या आ रहा है, पाई या सर्कुलर डायग्राम, जो 360 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 360 डिग्री। आपके एग्जाम में बहुत पहले आया हुआ क्वेश्चन है। A circle in which sectors represent various quantities। फिर मैं आपको कौन सा पढ़ाऊंगा,
दूसरा बड़ा ज्योमेट्री के बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसमें आपको पढ़ना है हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और ओजाइव। ओजाइव मैंने बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चीज बनाती है, लेस देन और मोर देन। हिस्टोग्राम में क्या लिखा है, हिस्टोग्राम इज द अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकली डाटा द roughly assess the probability distribution of a given variable by depreciating the frequency of observation occurring in a certain range of values। तो मैं हिस्टोग्राम पढ़ाऊंगा, अभी आपको पिक्चर से ज्यादा क्लियर होगा। पॉलीगॉन पढ़ाऊंगा, हिस्टोग्राम विथ पॉलीगॉन भी हो सकता है, हिस्टोग्राम विथ पॉलीगॉन ये भी पढ़ेंगे। और ओजाइव तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब किसके अंदर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम के अंदर। फिर तीसरा हमारे पास, ये पहले मैं इसको कर दूं थोड़ा, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम पॉलीगॉन में क्या लिखा, द फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम इज लाइक ए कॉलम ग्राफ विदाउट द स्पेस बिटवीन द कॉलम्स। अभी मैं इसको पिक्चर से बताऊंगा क्लियर। हिस्टोग्राम के बारे में ध्यान रखना। द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ए स्पेशल लाइन ग्राफ यूज्ड इन स्टैटिक्स। ओजाइव कर्व जो है, जो ओजाइव कर्व ग्राफ प्लॉट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो पढ़ना तो ये है, पहला क्या आया, सिंपल। और आप खुद देखो एक बार, ये पिक्चर से आपको इतना क्लियर होगा। आप यहां पे अगर ये डाटा देखते हो, किसी फर्म के बारे में प्रॉफिट है और यहां पे ईयर है। मैं अभी इसको देख के आपको बताओ किस ईयर में प्रॉफिट सबसे ज्यादा हुआ, 1990। और कितना हुआ, तो आप सीधा 40 से 50 और लगभग ये 10, तो अपन 4142 बोल सकते हैं। हाँ सर, मैंने कहा बताओ 1991 में कितना हुआ था, तो आप कह दोगे सर अप्रोक्सीमेटली 18 के आसपास। ये बता दोगे आप, ये कौन सा एक प्रॉफिट के बारे में बताया ना, एक प्रॉफिट सिंपल। सर मल्टीपल मतलब यहां पर इस ईयर में दो चीजें लिख सकते हैं, तीन लिखे, जैसे मल्टीपल येलो कलर में इंपोर्ट्स है और ग्रीन में एक्सपोर्ट्स है। मैंने पूछा 1993 में बताओ कितना इंपोर्ट हुआ, तो आप बता सकते सर इंपोर्ट हुआ है लगभग 10,000 9,000 के आसपास, और एक्सपोर्ट उस टाइम लगभग 6,000। मैं पूछता हूँ बताओ किस ईयर में एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट। तो सर इंपोर्ट तो सब में ज्यादा हुआ है, इंपोर्ट तो सब में ज्यादा हुआ है। और ये पूछो किस ईयर में सबसे ज्यादा इंपोर्ट हुआ है, तो आप कह दोगे 1995। सबसे ज्यादा, सबसे कम एक्सपोर्ट कब हुआ है ये। लेकिन आप दो चीज बता रहे हो ना, एक से एक, ये क्या हो गया, मल्टीपल। सर सब डिवाइडेड बाय डायग्राम, उसके लिए जो बात ध्यान रखनी है वो सुनना। इसमें आपको सीधा सीधा इसके कितने सब पार्ट कर दिए, 3 4 5 मेंशन करना पड़ेगा। सर ये जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के हैं। नंबर ऑफ द स्टूडेंट 2001 में किसी कॉलेज के अंदर जियोलॉजी के कितने बच्चे थे, 24, बॉटनी के कितने हैं 25, केमिस्ट्री के कितने हैं 35 एंड फिजिक्स के कितने हैं 40। तो मैं ये सब कुछ अब सोचो, दो भी नहीं बल्कि, और उसको भी परसेंटेज कैसे करा मैंने, सब डिवाइडेड। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, सब डिवाइडेड। परसेंटेज में मतलब यहाँ पे आप सब चीजों को किसमें प्रेजेंट करोगे, परसेंट। जैसे यहाँ लिखा 100%, यहाँ लिखा था अपन ने नंबर्स में, यहाँ परसेंटेज में, ये तो कोई खास बात नहीं है। ये आ सकता है एग्जाम में डेविएशन बाय डायग्राम, जो नेगेटिव भी जा सकता है। ये क्या सकता है, मतलब इसके नीचे भी पिक्चर बनेगी इसकी, ठीक है, नेगेटिव। फ्रीक्वेंसी डायग्राम जिसमें मैंने कहा था हिस्टोग्राम को पढ़ना है। यहां देखो एक बार, क्या इसमें और इसमें कहीं मैंने स्पेस रखा, क्या नहीं रखा। ये केवल क्या कहलाता है आपका, हिस्टोग्राम। क्या कहलाता है, हिस्टोग्राम। ये जब पॉलीगॉन होता है, यहां पर केवल डॉट 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 से प्रेजेंट किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, डॉट 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 से प्रेजेंट किया जाता है। और अगर ओजाइव कर है तो ये सीरीज बनती है आपके पास लेस देन से लेस देन, और ये क्या बनती है, और अब अगर कोई पूछे लेफ्ट टू राइट अपवर्ड की तरफ, तो लेस देन बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, मोर देन। तो ध्यान रखना भाई। एक और मैं इसमें बनाया नहीं क्या पिक्चर अपन ने, एक सेकंड में बता दूं उसको। अगर मैं एक बात ये करूं, ये डॉट 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 से जो मिले हुए ये तो क्या बना, पॉलीगॉन। अगर मैं एक ये करता हूं, यहां डॉट लगाऊं, यहां डॉट लगाऊं, यहां डॉट, यहां डॉट और यहां डॉट, ये था, ठीक है। और अब मैं एक एरो बनाता हूं इसके साथ 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 ये। अब इसमें पॉलीगॉन भी है, साथ में हिस्टोग्राम है। ठीक है, कहलाता है हिस्टोग्राम विथ पॉलीगॉन। केवल ये अकेला हो पॉलीगॉन कहलाएगा। ये डॉट डॉट सॉरी हिस्टोग्राम, और डॉट डॉट से जो प्रेजेंट किया जाता है वो क्या होता है आपका, पॉलीगॉन। और ये फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। ये कैसे भी हो सकती है ना, अप डाउन। लेकिन ओजाइव कर्व जो था वो केवल और केवल कैसे चलेगा, ना वो हिस्टोग्राम बनाएगा ना वो पॉलीगॉन बनाएगा, बल्कि वो इस तरह से प्रेजेंट करवाएगा। ठीक है, आप है ना इसको जरूर पढ़ना। यहाँ पे जो मैंने पॉलीगॉन की डेफिनेशन लिखी, हिस्टोग्राम में क्या लिखा,
पहले बात तो आपका हिस्टोग्राम, ये तो आपका पॉलीगॉन वाला